बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बिलाखिर नेतन्याहू के दौरे इक़्तिदार का खात्मा हुआ, लेकिन अपनी आखिरी तकरीर में ईरान के हवाले से नेतन्याहू ने ऐसा बयान दे दिया है कि जिससे इसराइल में खौफ व हरास फैल गया है। दूसरी जानिब इसराइल के नए वजीर आजम ने फलस्तीनियों पर जुल्म व सितम जारी रखने का भी ऐलान किया है और इसके साथ ही हमास की जानिब से भी एक ऐसा बयान सामने आ गया है कि जिससे इसराइली अवाम में मजीद खौफ फैल चुका है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसराइल के साबिक वजीर आजम नेतन्याहू ने 5 मरतबा वजारत उज़्मा का ओहदा संभाला। पहली बार 1996 से 1999 तक, उसके बाद 2009 से लेकर 2021 तक। उसने अप्रैल 2019 में एक इलेक्शन करवाया, लेकिन नई मखलूत हुकूमत तश्कील देने की खातिर हमायत हासिल न कर सका और इसके बाद 2 और इंतखाबात हुए जो नतीजा खेज साबित न हुए। बिल आखिर तीसरा इंतखाब नेशनल यूनिटी की हुकूमत के हक में आया, जहां नेतन्याहू उस वक्त के हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमा बेनी गैंट्स के साथ इक़्तिदार बांटने पर इत्तफाक किया गया था। लेकिन ये मामला दिसंबर में खत्म हो गया, जिसके नतीजे में चौथे इंतखाब का सिलसिला शुरू हुआ और लिक्विड पार्टी 120 नशिस्तों वाली पार्लियामान में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन नेतन्याहू दोबारा हुकूमत के लिए इत्तेहाद बनाने में नाकाम रहा और ये काम लेपिड के हवाले किया गया, जिनकी पार्टी दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है। दोस्तों, नेतन्याहू के खिलाफ बेशुमार मुकदमा चल रहे हैं। उनके साथियों पर अपने दौरे हुकूमत में करप्शन के इल्जामात। 2019 में रस्मी तौर पर नेतन्याहू को करप्शन, रिश्वत और एतमाद शिकस्तगी के जुर्म में मुलविस करार दिया गया, जिसके नतीजे में वो वजारत उज़्मा के अलावा बाकी तमाम वजारतों को छोड़ने का पाबंद था। और नेतन्याहू पर लगने वाले फर्द जुर्म की तफसीलात काफी लंबी चौड़ी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूं, नेतन्याहू ने इसराइली पार्लियामेंट में जो अपनी आखिरी तकरीर की, इस तकरीर में उसने ईरान के हवाले से बड़ा अहम बयान देते हुए इसराइलियों की हवा निकाल दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि मेरी पॉलिसीज की वजह से और मेरे इंतहाई सख्त मौकफ की वजह से ईरान इसराइल पर बराह रास्त हमला नहीं कर सका, लेकिन अब देखिएगा कि ईरान के मिसाइलों का रुख इसराइल की जानिब हो जाएगा और इसराइल को सफाए हस्ती से मिटाकर ही वो दम लेंगे। और इसराइल के नए वजीर आजम बेनेट ने कहा है कि इसराइल की पॉलिसियों में फलस्तीन से मुताल्लिक कोई भी चेंजिंग्स नहीं आएगी, बल्कि जिन पॉलिसियों को नेतन्याहू ने जारी रखा हुआ था उन पॉलिसियों को हम जारी रखेंगे। मतलब इसराइल की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों पर जुल्म सितम जारी रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बेनेट की हुकूमत इसराइल की 73 साल तारीख में आने वाली हुकूमतों के बिल्कुल बरक्स होगी। उसकी वजह यह है कि उस इत्तेहाद में ऐसी जमातें हैं जिनमें वसी नजरियाती इख्तिलाफात हैं और मुमकिन तौर पर सबसे नुमाया तौर पर पहली आजाद अरब पार्टी भी शामिल है, जो कि हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा बन चुकी है। उसमें 8 खवातीन वज़रा की रिकॉर्ड तादाद भी मुतवक्को है। दोस्तों, दाएं और बाएं बाजू की गैर अरब इसराइली जमातों को शामिल करने का मतलब यह है कि फलस्तीनियों के बारे में इसराइली पॉलिसियों जैसे मामलात पर तनाज़ा पैदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर यमीना और एक और दाएं बाजू की जमात न्यू होप इसराइली मकबूजा इलाके गरबे उर्दन में इसराइली बस्तियां बसाने के हक में है और इसके अलावा समाजी पॉलिसियों पर भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कुछ जमातें हम जिन्स परस्तों के हुकूक को आगे बढ़ाना चाहती हैं, जैसा कि जिनसी शादियों को तस्लीम करना, और इस्लामी जमात इसके खिलाफ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जब इसराइली पार्लियामान में एतमाद के वोट का ऐलान हुआ तो बेंजामिन नेतन्याहू ईवान में वजीर आजम के लिए मखसूस कुर्सी पर वापस जाकर बैठ गए। इस मौके पर ईवान के अमले ने उन्हें याद दहानी करवाई और उन्हें हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचों पर लेकर गए। ये इसराइल की सियासी तारीख का एक अहम और यादगार लम्हा था कि नेतन्याहू को तकरीबन जबरदस्ती खींच कर उनकी कुर्सी से हटाया गया और उसके बाद इसराइल के सबसे तवील अरसे तक वजीर आजम के ओहदे पर फायज रहने वाले नेतन्याहू की वजारत उज़्मा का खात्मा हो गया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि नए वजीर आजम बेनेट के इस ऐलान के बाद कि वो फलस्तीनियों के खिलाफ अपनी पॉलिसियों को जारी रखेगा, उसके जवाब में इस्लामी तहरीक मुजामत हमास के अस्करी विंग, अज़ाउद्दीन कस्साम ब्रिगेड और दूसरी मुजामती तंजीमों ने मस्जिद अक्सा के हवाले से वाज़ेह तौर पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि फलस्तीनी मुजामती कुव्वतें बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा के खिलाफ होने वाली इसराइली साजिशों, यहूदी आबादकारों और उनके इंतहा पसंद रहनुमाओं के किबला अव्वल पर इश्ताल अंगेज धावों के संगीन नताज सामने आएंगे और इसके नताज का जिम्मेदार इसराइल होगा।
बयान में उन्होंने खबरदार किया कि मस्जिद अक्सा के खिलाफ यहूदी बलवाइयों के धावों और क़िबला अव्वल में दाखिल होकर मुकद्दस मुकाम की बेहुरमती सुर्ख लकीर अबूर करने की मुजरिमाना कोशिश है, जिस पर फलस्तीनी अवाम मुजाहमती कुव्वतें खामोश नहीं रहेंगी। और कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान ने बैतुल मक़दस के फलस्तीनी नमाजियों और क़िबला अव्वल के दिफा के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। और दूसरी जानिब इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों में घर घर तलाशी की। मुहिम के दौरान 6 फलस्तीनी शहरियों को हिरासत में लिया और ये गिरफ्तारियां गरबे उर्दन के शुमाली शहर जनीन में 2 रोज कबल इसराइली फौज के हमले में 3 फलस्तीनियों की शहादत के बाद अमल में लाई गई हैं। और उन फलस्तीनी शहरियों को जनीन के नवाही इलाकों मरकज से गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हमास की जानिब से कहा गया है कि इसराइल में कौन इक़्तिदार पर बैठता है कौन नहीं बैठता, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमें गर्ज ये है कि ये एक गैर कानूनी रियासत है और इसके खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि 1948 के बाद से इसराइल को शायद शिकस्त की आदत नहीं थी। गजा ने इसराइल की अंदरूनी सिक्योरिटी की डॉक्ट्रिन को बुरी तरह निस्तो नाबूद किया है। अब जो इक़दामात भी उसकी तरफ से अंजाम पाए जा रहे हैं, इसका मकसद हालिया जंग में शिकस्त और नाकामी का अजाला करना है। हालिया जंग ने इसराइल का ये गुरूर खाक में मिलाया कि वो नाकाबिले शिकस्त ताकत है। यूं दिखाई देता है कि अगली जंग फैसला कुन होगी। हमास के मरकजी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि मकबूजा फलस्तीन और बैतुल मक़दस में मुकीम फलस्तीनी शहरी अपनी अहमियत और किरदार को भांप चुके हैं और इस बात का एहसास कर चुके हैं कि वो अपने और अपने हुकूक का दिफा कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ईरान की जानिब से कोई बयान बज़ाहिर जारी नहीं किया गया, लेकिन ईरान स्लोली स्ट्रेडली आगे बढ़ रहा है। ईरान इस वक्त एक इंतहाई अहम मिशन पर बिल्कुल खामोशी से काम कर रहा है और वो मिशन है एटमी प्रोग्राम का। ईरान अपने जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की शहादत का बदला एटमी ताकत बनकर और एटमी धमाके करके लेगा। इसी वजह से वो नहीं चाहता कि उस पर गैर जरूरी पाबंदियां लगें, बल्कि वो अमेरिका के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे में बज़ाहिर वापस जा रहा है। और ईरान पर तकरीबन 80% पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं और मजीद पाबंदियां जब खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद इसराइल को मुकम्मल यकीन हो चुका है कि उसके बाद उसका वजूद खतरे में है। ईरान पर पाबंदियां हटने के बाद वो इतनी तरक्की कर सकता है कि वो इसराइल को बआसानी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए भी निस्तो नाबूद कर सकता है। इसी वजह से नेतन्याहू की जानिब से बयान दिया गया है कि आने वाले वक्त में इसराइल को ईरानी मिसाइलों से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।